क्लास 10th का भूगोल का दूसरा नंबर चैप्टर है ये। इसमें हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसको आप लोग बनाइएगा खुद से, और हम लोग बाद में इसको डिस्कस करिएगा तो कर भी देंगे, और इसका आंसर चाहिए तो कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसको कर देंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, इसका लघु उत्तरीय क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न और द्विउत्तरीय प्रश्नों को ही हम लोग टेकअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न का जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। मृदा के कौन कौन सी फसलें मतलब लगाई जाती है जलोढ़ मृदा में। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इस मृदा में हम लोग क्या कर सकते हैं, गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का ये सब उगा सकते हैं। तो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, जो गंगा के जो द्वारा लाई गई मिट्टी है और मिट्टी से जो मैदानी क्षेत्र बना है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। यहाँ पर ये सब फसल लगा सकते हैं ना, ये बहुत ही उपजाऊ होता है। अगला है समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, पहाड़ी ढलान पर जल तेजी गति से नीचे बह जाता है। ऊपर कोई वर्षा भी होगी तो ऊपर से पानी नीचे बह जाएगा। इसके बचाव के लिए सीढ़ीनुमा खेत बनाई जाती है। सीढ़ी जैसा है ना, उसी प्रकार से खेत बनाया जाता है। जैसे वो सीढ़ी का जो आप जहाँ पर पाँव रखते हो वो खेत हो जाएगा, तो बड़ा सा हो गया, बहुत बड़ा, मैंने पर्वत पे इसी तरह से काट काट के सीढ़ी जैसा बनाते हैं ताकि पानी कुछ देर तक वहाँ पर टिक पाए और वहाँ पर आराम से खेती की जा सके, ठीक है। तो जो वहाँ पे जो कृषि की जो ये पद्धति अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि। सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर जो खेती की जाती है उसे समुच्चय कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मिट्टी का कटाव वहाँ बढ़िया से नहीं होता है, आराम से मिट्टी बच जाता है, जिससे फसल आसानी से लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। पवन अप्रदन मतलब जहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है वहाँ पे कौन सा खेती अपनाइएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, पट्टिका कृषि अपनाया जाता है। पट्टिका कृषि सबसे श्रेयस्कर होता है, सबसे अच्छा। श्रेयस्कर का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो पट्टिका कृषि में क्या होता है, जो खेत में जो हम फसल लगा रहे हैं तो जैसे कि एक लाइन में लगा दिए फसल, एक लाइन में लगा दिए घास, एक लाइन में फसल, एक लाइन में घास, मतलब घास की पट्टी लगाई जाती है। ये क्यों लगाई जाती है, ताकि धान रोपते हैं, अगर हवा बहुत तेज चलेगी धान उखड़ जाएगा, धान नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर घास है तो हवा अगर तेज चल रही है तो धान के पौधा के हवा नहीं जा पाएगी, क्योंकि घास ही रोक लेगा। तो जो पट्टिका कृषि से क्या करते हैं हम लोग, उससे हवा से बचाव कर देते हैं, है ना। अगला है, भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, वहाँ की मृदा कैसी है। तो गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी द्वारा पूर्व तटीय मैदानों में डेल्टा का निर्माण हुआ है। गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी द्वारा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आ गया आपका कोलकाता, इधर आ गया पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। तो इस जगह क्षेत्रों पे इसका डेल्टा का निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आपको पहले बता दिए थे जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें बालू, सिल्ट, मृत्तिका सभी चीज़ अनुपात में होते हैं और इसका रंग धुंधला होता है और लालिमा ये भी हो सकता है। और इसमें इतना मतलब उपजाऊ मृदा होता है कि इसमें कोई फसल लगाइएगा आसानी से हो जाएगा, है ना। और कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं उनको सबसे पहला क्वेश्चन में ही देख लिए हैं। अगला है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। देखिए, फसल चक्रण क्या होता है कि हम किसी दो धान्य फसलों के बीच में एक दलहनी फसल को लगाते हैं या उगाते हैं, उसे फसल चक्रण कहते हैं। मतलब दो धान्य फसल है, जैसे गेहूं और धान उगा रहे हैं, उसी बीच में अगर रबी फसल बो देते हैं तो खेत को आराम मिल जाता है। और उससे क्या होता है, जो भी रबी फसल होते हैं, तिलहन पौधे होते हैं, उसके जड़ में नाइट्रोजनी स्थितिकरण जीवाणु पाए जाते हैं। उससे क्या होता है, नाइट्रोजनी स्थितिकरण जीवाणु से क्या होता है कि पौधे पूर्ण रूप से विकसित रह पाते हैं, उसको नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विउत्तरीय प्रश्न उत्तर, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। देखिए, जलाक्रांतता का मतलब क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई करना। और किसी भी क्षेत्र में अब हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, वहाँ की मिट्टी में जलाक्रांतता हो जाएगी और वहाँ की मिट्टी जल्दी जल्दी कटाव करना शुरू कर देगी। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ पे पंपिंग सेट लगे सरकारी, लोग खूब जितना मन है पानी पटाना है, एक बीता पटा दिए, 2 बीटा 3 बीटा पटा दिए, पानी एकदम पानी में डूबा हुआ खेत। डूबे रहने के कारण से क्या हुआ, उसको भूमि का निम्नीकरण हो गया, क्योंकि पानी पड़ने से मिट्टी में दबाव होता है, पानी पड़ने से मिट्टी दबता है, तो इसी से निम्नीकरण हो जाएगा। और निम्नीकरण से क्या होगा, अनउपजाऊ होगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि ऊपर न घास है न कोई फसल है, तो मिट्टी का कटाव का होवे करेगा, है ना। इस प्रकार से ज़्यादा पानी पटाना भी हानिकारक होता है। जलाक्रांतता से मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाएगा,
या तो क्षारीय हो जा, लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, मतलब या तो लवणीय हो जाएगा या तो क्षारीय हो जाएगा। और मृदा जब ही लवणीय और क्षारीय दोनों में से कोई भी हुआ, लवणीय हो या क्षारीय, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या होगा, उसकी उर्वरता शक्ति घटती जाएगी, और उर्वरा शक्ति घटने से क्या होगा, वही जगह क्षेत्रों पर हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बंजर ही हो जाएगी और मिट्टी की कटाव भी शुरू हो जाएगा। अब मृदा अपरदन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गया, क्योंकि मिट्टा बंजर होगा तो घास फूस नहीं है, चाहे कोई फसल नहीं है, तो मिट्टी का कटाव होगा वहाँ से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जलाकर अंतरा कैसे उपस्थित होता है, तो समझिएगा अधिक पानी पटाने से। मृदा अपरदन में क्या भूमिका है, तो बोले कि मिट्टी कटाव होता है, ये भी बताइए दिया आपको। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। मृदा को जो बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृदा आने वाले समय में अभी भी देखिए कि मृदा से ही हम लोग अन्न खाते हैं। अगर मृदा नहीं रहेगी, मिट्टी नहीं रहेगा, तो अन्न उपजाना ही मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप चाउमीन खाइए, चाहे पिज़्ज़ा खाइए, चाहे बर्गर खाइए, उसमें अन्न का तो समावेश होता ही है। तो ये अन्न कहाँ से आएगा आपको? मान लिए कि अन्न ही खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन कैसे रहेगा? तो मृदा को बचाना है, बचाने का जो उपाय है वही संरक्षण कहलाता है। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं, और इसके प्रश्न के उत्तर को भी जानते हैं। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा कोई ऐसा चीज़ नहीं है, परितंत्र का बहुत ही मेन घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीवों समुदायों का पोषण भी करती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका पोषण करने का काम भी करती है। इसके नष्ट होने के साथ ही संपत्ति एवं संस्कृति दोनों का ध्वस्त हो जाएगा। अगर ये पूरा संसाधन खत्म हो जाएगा, मृदा खत्म हो जाएगा, तो हमारी संपत्ति भी खत्म हो जाएगी और हमारी संस्कृति दोनों खत्म हो जाएगी। मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना ही भूक्षरण कहलाता है। जैसे कि हवा से या पानी से या मिट्टी का कटाव जो होता है उसे कहते हैं भूक्षरण। मृदा का भूक्षरण कई कारणों से होता है, जैसे वायु के कारण से हो जाता है, जल का तेज बहाव होता है उससे हो जाता है, अधिक पानी पटाने से हो जाता है, अगर फसल अति पशुचारण से हो जाता है। अगर मान लीजिए खूब ज़्यादा चल रहा है भैंसी गाय बैल, तो सब घास को चरिए जाएगा तो बंजर जमीन हो जाएगा। बार बार चरते रहेगा, कोई उग नहीं दे रहा है तो क्या घास से सूख जाएगा। इस प्रकार से होता है ना। और उसके बाद क्या है, खनन रासायनिक, जितना भी रासायनिक पदार्थों का खनन होता है तो उसी जगह मिट्टी पर, तो वहाँ पे कोई कृषि योग्य भूमि होता ही नहीं है। कृषि योग्य भूमि होता है मगर करता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, उसी में अगर इसका बचाने का उपाय क्या है? मृदा के मतलब संरक्षण करें, मृदा को अच्छा से बरकरार रखें, मेंटेन करें। इसके लिए क्या करना होगा? पहले ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपना पड़ेगा। पट्टिका कृषि, मतलब कि अगर ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है हवा के कारण से तो पट्टिका कृषि लगा देंगे। फसल चक्रण अपनाएंगे, 2 धान्य फसलों के बीच में दलहनी पौधा उगाएंगे तो क्या होगा, फसल चक्रण होगा। तो ये भी हम करके देखेंगे। समुचित कृषि से क्या होगा कि भूक्षरण को रोकना बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार से वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। अगर मिट्टी को बचाना है तो पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा हरियाली होगा, मिट्टी का बचाव होगा, जिससे प्राप्त मृदा की बाधा पहुंचती है। अगर ये नहीं रहेगा तो मृदा को बाधा पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि पौधों से जो पत्तियां प्राप्त होती है उस पत्तियों से ही ह्यूमस बनता है। सड़ता गलता है तो ह्यूमस बनाता है। और भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नहीं। देखिए भारत जो है ना पशुधन के मामले में बहुत अग्रणीय है, मतलब सबसे ज़्यादा पशु अपने देश में है, परंतु इसके कोई ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट नहीं होता। हमारे देश में इसका जीडीपी में इसका कोई योगदान ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम योगदान है। कारण क्या है? देखिए विश्व में अग्रणी होने के साथ ही यहाँ पे चारागाह बहुत ही कम है। भूमि है ये नहीं कि पशु चरेगा नहीं। अब दाना बांध के खिलाइएगा या भूसा खिलाइएगा तो उसमें उसका सेहत नहीं ना उतना अच्छा रहेगा। चरने से क्या होता है, सेहत भी बनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान जो है बहुत कम है, नगण्य है। इसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण है उन्नत पशु नस्लों का अपर्याप्तता, मतलब उन्नत किस्म का जो फसल जो है ना नस्ल का पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे अच्छा नस्लें नहीं है, खाती ज़्यादा है दूध कम देती है। चारागाह के लिए भूमि नहीं है। कोई वैज्ञानिक तकनीकी से, मतलब कोई तकनीकी की सहायता से गाय नहीं पाल रहा है, नॉर्मली तरीका से पाल रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, इतनी आबादी, मतलब इतने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया कि सब लोग दूध बनाता तो है अपने, अब दूहता तो है अपने ही खा जाता है, बचता ही नहीं है आगे के लिए दूसरे देश में भेजे प्रोडक्ट को, है ना। ये सब होता है। ज़्यादा पूंजी बढ़ने, ज़्यादा मतलब आबादी होगा तो यही होगा। अगला है पूंजी का अभाव। पूंजी भी यहाँ पे लोगों को नहीं है तो क्या करेंगे, नॉर्मली पूंजी लगा कर ही काम लोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ चैप्टर नंबर बी जो जल संसाधन से संबंधित है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। जय भारत।